चल, डाइपोल हम लोगों ने स्टार्टअप किया था और डाइपोल के लिए मैंने कहा एक तो एक्सियल कंडीशन हम लोगों ने पढ़ ली थी और एक मेन आपने पढ़ ली थी इक्वेटोरियल कंडीशन। एक्सियल कंडीशन और इक्वेटोरियल कंडीशन दोनों की आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करनी थी। अगर ध्यान दिलाया जाए तो इसमें आपने किया हुआ था के, लिख देता हूँ 1/4πε0 को, तो ये आपने कैलकुलेट किया हुआ था के 2πr/r² माइनस a² होल स्क्वायर। और अगर आपका स्मॉल डाईपोल है तो फिर स्मॉल डाईपोल के लिए आपने इसको ले लिया था के 2p/r³। और ये भी आपको ध्यान है एक्सियल इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमने लिया था अलोंग द डाईपोल मोमेंट, और इक्वेटोरियल इंटेंसिटी आपने इसी के बजाय ली थी, ये आप कह सकते हैं के और p/r² प्लस a² रेज टू पावर 3/2। और अगर एक स्मॉल डाईपोल आप ले रहे थे तो फिर स्मॉल डाईपोल के लिए ये हो गई थी kp/r³। ये दोनों हमने कैलकुलेट की हुई थी। दोनों के डायरेक्शन भी मैंने कहा आपने निकाले हुए थे, और डायरेक्शन जो आपने कैलकुलेट किए हुए थे वो डायरेक्शन आपको मालूम है, ये डायरेक्शन था अलोंग द डाईपोल मोमेंट वेक्टर p, और ये था अपोजिट टू द डाईपोल मोमेंट वेक्टर p। सेकंड वाला हमारा कहाँ था, अपोजिट। ये हमने निकाल लिए थे। फर्दर आपने एक और निकाला हुआ था और वो आपने निकाला था ऑब्लिक पोजीशन, और ऑब्लिक पोजीशन का जो आपने कैलकुलेट किया हुआ था, ऑब्लिक पोजीशन वाला आपका क्या था, ऑब्लिक पोजीशन वाला आपका था अगर डाईपोल की इंटेंसिटी आप इस पॉइंट पर निकाल रहे हो और इस पॉइंट को हमने नाम दिया था आर थीटा, थीटा एंगल था और आर आपका डिस्टेंस था, तो फिर आपकी आई थी p/r³ और √3 cos² थीटा प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम एक चीज़ बढ़ते हैं। जब ये हम सारी चीज़ें पढ़ लेते थे, अब आज की डेट में हम जिस चीज़ पर जाएंगे वो आप जाएंगे इलेक्ट्रिक डाईपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक डाईपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ये खुद में एक इलेक्ट्रिकल असेंबली है, अगर इसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फिर इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। सबसे पहले आप एक हेडिंग डाल दीजिएगा आज के टॉपिक की, और आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाईपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक सिंपल हेडिंग डालें सबसे पहले, इलेक्ट्रिक डाईपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेडिंग डाल दें। ठीक, किसी को कोई समस्या? नहीं, ठीक। तो हम जहाँ बात कर रहे थे, मैंने कहा मज़े से इसको डाल दें। एक हेडिंग आपने क्या क्या ले ली, इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लूँ, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिक डाईपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे आप चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाईपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, सबसे पहला मैं जिस पार्ट पे जाऊंगा, 3 डेरिवेशन आएंगे, तीनों एक ही सेट में 1 बाय 1 आपके अपीयर होंगे। पहला डेरिवेशन आपका जाता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, लगभग हर 1-2 साल में आप देखेंगे ये डेरिवेशन आपका पूछा जाता रहा है आपके हर तरह के बोर्ड में, एग्जामिनेशन पेपर में, टॉर्क। तो एक सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाईपोल। और टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाईपोल की इसके बाद मैं चर्चा करूंगा। फर्स्ट हेडिंग आपकी जो आएगी, इलेक्ट्रिक डाईपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला जो डेरिवेशन हमें लेना है वो काय के लिए लेना है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाईपोल। आए अब एक बहुत सिंपल सी बात सोचते हुए चलते हैं, और इसके लिए यहाँ ध्यान से देखें। मैं माने चलता हूँ, सपोज़ करें आपके पास, कभी आपने ऐसा ध्यान दिया कि अगर आप किसी बार मैग्नेट को अर्थ पर फ्रीली सस्पेंड करें तो ये बार मैग्नेट हमेशा घूम कर, चलो एक ब्लैक पेन आपको दिखेगा नहीं, मैं इस कॉपी का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है ना। सपोज़ करें ये एक बार मैग्नेट है मैंने कहा इस बार मैग्नेट को आप अर्थ पे कहीं भी फ्रीली सस्पेंड करें, जैसे आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे आपका ध्यान जाएगा धीरे 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 घूम के ये हमेशा किस डायरेक्शन में आ जाता है, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में आ जाता है। ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी आपको याद आएगी मैग्नेट्स की बरसों तक लोग बाग इस्तेमाल करते रहे, काय के लिए, फॉर नोइंग द डायरेक्शंस नॉर्थ एंड साउथ। अब एक सवाल बना,
ये जो मैग्नेट है ये हमेशा घूम के नॉर्थ साउथ ही क्यों हो जाता है। तो इस मैग्नेट को ध्यान से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाऊंगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। सबसे पहली बात ध्यान देखें, कोई भी बार मैग्नेट अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल होता है, लाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, सिमिलरली a bar magnet is a magnetic dipole consisting both the poles north and south equal and opposite poles separated by some distance, so it is a magnetic dipole। आप क्या कर रहे होते हैं, आपको ये मालूम होता है आवर अर्थ हैज़ ए लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, अपनी जो अर्थ है उसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड है, खुद एक मैग्नेट की तरह काम करती है। जैसे ही आप इस बार मैग्नेट को, इस मैग्नेटिक डाइपोल को अर्थ पे लटकाते हैं, क्या आपने ध्यान दिया है, इसका नॉर्थ पोल साउथ से अट्रैक्ट होगा, साउथ पोल नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा। यानी अगर अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा ले लेता हूँ वर्टिकली, तो आपको बिल्कुल आमने सामने देखे, एक पोल आप देखेंगे इस तरफ अट्रैक्ट होगा, दूसरा फोर्स इस तरफ अट्रैक्ट होगा। और आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने एक लास्ट में चैप्टर पढ़ा था रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन में जो सबसे पहली डेफिनेशन हम लेते थे वो हम लेते थे फोर्स कपल या टॉर्क। फोर्स कपल आपसे कहा जाता था इफ़ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन दीज फॉर्म ए फोर्स कपल। और आप चेक कर सकते हैं पिछले साल का रजिस्टर, चूँकि रोटेशनल मोशन मैंने सबसे लास्ट में पढ़ाया है, बाकी कुछ लोगों ने बीच में भी पढ़ा हो सकता है, सबसे शुरुआत में आपका टॉर्क और फोर्स कपल का ही टॉपिक आता है। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे, फोर्स कपल बनाएंगे और इसको रोटेट करने का कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। और जब रोटेट करने का काम कर रहे होते हैं तो फिर एक अगली चीज़ आती है जो मैं हल्का सा साइड में दिखा देता हूँ। जो मैं कह रहा था, किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैंने कहा अगर आपके दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे तो पहली बात तो मैंने कहा इनको आप किस नाम से जानते थे, मैं 11th की याद दिला देता हूँ। इसको आप कहते थे फोर्स कपल। जो इनका टर्निंग या रोटेटिंग इफेक्ट होता था वो आपके लिए कहलाता था मोमेंट ऑफ कपल, या फिर इसी का एक और नाम था और वो नाम था टॉर्क। ये था टर्निंग या रोटेटिंग इफेक्ट। और जिस फॉर्मूले से आप इसे देते थे वो फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। हम इसे जिस फॉर्मूले से देते थे वो फॉर्मूला था एफ आर साइन थीटा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। जिन्होंने लास्ट ईयर हल्का सा पढ़ा है उन्हें याद आएगा, इस डायग्राम में जब ये दो फोर्सेस होते थे तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म करते थे। और मैंने कहा गो फॉर द कॉपीज़ ऑफ द 11th, अगर आप इसको कंप्लीट समझना चाहते हैं। और अगर 11th नहीं पढ़ा तो फिर तो इतनी चीज़ें फर्दर भविष्य के लिए, क्योंकि ये जो टर्म है टॉर्क और फोर्स कपल है हमारे पास कई बार आएगा लगातार, तो फिर इतना हिस्सा आपको एज ए रेडीमेड याद रखना पड़ेगा कि भैया ये अपने पास होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं उनसे बात करता हो जा रहा हूँ जिन्होंने 11th हल्का सा पढ़ा है, तो वो कहाँ जाएंगे ध्यान देखना। मोमेंट की बात करते थे, एफ आर साइन थीटा लेते थे, क्योंकि आप कौन सा डिस्टेंस लेते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और याद दिला देता हूँ इसके आगे आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में लेते थे। अब दो जगह याद दिलाता हूँ। नंबर फर्स्ट, जब आप वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ लेते हैं तो यहाँ पर इसीलिए इसके नीचे एक लाइन लिखी जाती थी, और वो लाइन आप लेते थे द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इट इज़ डिसाइडेड बाई मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। और इसीलिए आपके टॉर्क दो होते थे, या तो क्लॉकवाइज और या एंटी क्लॉकवाइज, जिन्हें हम पॉजिटिव या नेगेटिव भी कहते थे। एक रेफरेंस तो मैंने कहा आप अपने 11th की कॉपी का उठा सकते हैं। सेकंड रेफरेंस आपको याद दिलाता हूँ, हम लोगों ने अभी जो 12th स्टार्ट किया है इसकी स्टार्टिंग में मैंने 2 या 3 लेक्चर्स वेक्टर के लिए हुए हैं। उस वेक्टर में आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है और ये पूरा टॉपिक मैंने वहाँ पर इलस्ट्रेट किया है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट पर जाएंगे वहाँ स्पष्ट लिखा है वेक्टर टाउ इज कोई भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट आता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और जो एन कैप आ रहा है वो आपका यूनिट वेक्टर है विच डिसाइड्स द डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन रिमेन्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। और दूसरी चीज़ आप बताते हैं गिवन बाय मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल।
और इसलिए आपको ध्यान आएगा ये टॉपिक आपको इन 2 में से 3 जगहों से कहीं ना कहीं एक जगह से कवर करके रखना है, क्योंकि अब ये टॉपिक हमारे बराबर इस्तेमाल होंगे। आए तो हम जिस चीज़ पर थे फिर हम उस पर एक बार बात कर देते हैं। ये हमें समझ में आ गया था। अगर आप एक बार मैग्नेट लिए हुए हैं कंसिस्टिंग ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड इफ इट इज़ सस्पेंडेड फ्रीली इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अभी सुविधा के लिए मैं ऐसे के बजाय ऐसे में दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी दिख जाए घूमना, ठीक है ना। एक पोल एक तरफ अट्रैक्ट होता है, दूसरा दूसरी तरफ अट्रैक्ट होता है, 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करते हैं। दे हैव द टर्निंग और रोटेटिंग इफेक्ट, यानी कि आपका कहलाएगा फोर्स कपल या मोमेंट ऑफ फोर्स कपल। बस तो ध्यान देखें, जो मैं कहानी मैग्नेट के साथ दिखा रहा था यही कहानी आपकी इलेक्ट्रिक डाईपोल के साथ है। यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, पोल्स हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के बजाय हमने कौन सी ली हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम फिगरेटिव एक बार शो कर देते हैं। देखें ध्यान से, हम मान के चलते हैं कि आपके पास कहीं भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अब आपको डायरेक्शन याद ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव कहीं पीछे होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव यानी इस फील्ड का नेगेटिव कहीं आगे कहीं भी होगा। जो एरो बता रहे हैं कहीं भी हो वो डिपेंड करेगा। अब सवाल आता है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक इलेक्ट्रिक डाईपोल सस्पेंड करता हूँ तो क्या होगा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ ये मैंने एक इलेक्ट्रिक डाईपोल यहाँ पर सस्पेंड किया। सुविधा के लिए हम मान लेते हैं ये है मेरा प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू, कुछ भी नाम रख दें इसका। ये हमने नाम रख दिया ए, ये हमने नाम रख दिया बी, पॉइंट ए और बी। क्या आपको ऐसा समझ में आता है। मैंने कहा था ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव होती है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा, नंबर 1। या जो मैं कर रहा 12th में भैया आप हैं कंटिन्यूस पढ़ते हुए जाइएगा, छोटी छोटी वो हर बात जो आपको रोज़ बताई जाती है वो आपको इमीडिएट याद हो, और उसके अलावा कोई ऑप्शन अपने पास नहीं होगा। कैसे आपसे बताया गया है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई चार्ज रखेंगे देन इट विल एक्सपीरियंस आ फोर्स एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। ये हमने बाकायदा डिराइव किया हुआ है और इस बेसिस पे आपने न्यूमेरिकल किए हुए हैं। दोनों बातें बता रखी हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, और ये भी आपको बताया गया है पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहें तो अपनी शीट के पेज नंबर 2 या 3 पे इसको चेक कर सकते हैं। तो आए देखें ध्यान से, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस पर एक फोर्स लगेगा, अभी मैं इन शॉर्ट एफ लिख देता हूँ, क्यू ई वैल्यू मैं लास्ट में लूँगा। और ऐसे ही आप देखना ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा, पॉजिटिव पर लग रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव पर लग रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और अगर ये दोनों फोर्सेस लगते हैं तो देखें इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, दीज आर फॉर्मिंग द फोर्स कपल, दे हैव अ टेंडेंसी टू रोटेट द ऑब्जेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक डाईपोल विच विल बी नोन एज द मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क। और किस फॉर्मूले से दिया जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम अपनी कहानी इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्ट करते हैं। तो आप कहाँ थे, आप थे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाईपोल। एक सबसे पहले फिगर बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर बना दें। बढ़िया बना दिया आपने, गुड वन। बाकियों को और बना देते हैं। ठीक है, आ जाए। जैसे ही आपने बना दिया एक लाइन में इसका इंट्रोडक्शन लिख दें। इसमें आप बता दिएगा
ऑन सस्पेंडिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिख दें एक लाइन में, ऑन सस्पेंडिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electric field, on suspending an electric dipole in a uniform electric field, in a uniform electric field, और आगे बढ़ेंगे, कॉमा, the two charges experience electrical forces, two charges experience electric forces equal in magnitude, experience electric forces equal in magnitude and opposite in direction, equal in magnitude and opposite in direction, and opposite in direction, which form a force couple, ठीक। इन शॉर्ट हमने ये बता दिया फोर्स कपल फॉर्म हो जाएगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पे आते हैं, नीचे आप बताइएगा, नीचे आप बताएंगे द मोमेंट ऑफ फोर्स कपल। अब हम वापस आ जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं और टॉर्क। अगली लाइन में बढ़िएगा, द मोमेंट ऑफ फोर्स कपल और टॉर्क। जब आप मोमेंट ऑफ फोर्स कपल और टॉर्क की बात करेंगे तो मैं लिखता हूँ टाउ इज इक्वल्स टू एनी वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई, जो मैं बात कर रहा था यही फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कपल क्या था, एनी वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सवाल बना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ध्यान देखें, ये दोनों फोर्सेस एफ एंड एफ नज़र आ रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि आप यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अपने फिगर में आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें मज़े से, ठीक है, और ये एंगल दिखा दीजिएगा थीटा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मान लेते हैं, लेट इट बी एक्स। आराम से मज़े से दो सेंटेंस लिख दें, टाउ इज इक्वल्स टू एनी वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पर अपने फिगर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सटेंड कर दें। सही है। जब आप इतना दिखा देते हैं तो फिर हम वापस बढ़ जाते हैं। आपका टाउ इज इक्वल्स टू कितना होगा, टाउ इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है, एफ फोर्स है, एक्स आपका डिस्टेंस है। अब दो छोटी छोटी बातें दोनों दिखा देता हूँ। आपको ये मालूम था जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पे लगता है वो कितना होता है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, हमें मालूम है। एंड ध्यान से देखें, जब आप x निकालने के लिए जाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर के लिए कौन सी थीटा काम करेगी, साइन थीटा। और अगर साइन थीटा ले रहे हैं तो जरा देखें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, चलो जिनको नहीं याद हो उनके लिए एक चीज़ और बढ़ा देता हूँ, एक काम कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2a। चाहे तो आप भी फिगर में बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि नहीं याद आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये तो ध्यान है ना, डाइपोल की लेंथ 2a होती है। ये मैंने इसलिए नहीं लिखी थी कि हम बहुत बार कर चुके, पर फिर भी कोई बेचारा कंफ्यूज ना हो, उसे ध्यान ही नहीं आए ये 2a कहाँ से आ गया, तो चलो लिख देते हैं। साइन थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब तो क्लियर है, हाँ ठीक है ना, बेहतर है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने से अच्छा लिख दो एक लाइन और। फिगर में 2a दिखा देना और दिख रहा होगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2a है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा, और x इज इक्वल्स टू आपको कितना मिल गया, ये आपको मिल जाता है 2a साइन थीटा।
ये आपके पास वैल्यू नंबर हो गई सेकंड। और जैसे ये वैल्यू नंबर सेकंड आती है तो देखें क्या आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं आराम से। बढ़िया। वेल रूपांशी बताती हुई चल रही है, बढ़िया चीज़ है। अब एक लास्ट काम, दोनों वैल्यूज़ को f और x की मज़े से रख दें और चलते जाएं। इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ कि आप खुद भी चाहें तो मुझसे आगे चल सकते हैं। f और x दोनों की वैल्यू को रख देता हूँ। f की जगह मैं रख दूँगा, चूँकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इसलिए आराम से चल रहे हैं धीरे धीरे, कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। और x की जगह आप रखते हुए जाइएगा साइन थीटा। बढ़िया, खुद भी रख सकते हैं। f इज इक्वल्स टू क्यू ई की जगह चाहो तो यहाँ और एक शब्द बढ़ा देता हूँ, हेंस। और एक लास्ट काम बस आप वो मेरे कहने से देख लेंगे इसके बाद, और वो आप क्या चीज़ देखेंगे, जैसे आपने f रख दिया क्यू ई और x की जगह रख दिया 2a साइन थीटा, वैसे ही एक सेकंड में इधर देखें क्या आपको ये ध्यान है, q और 2a ये आपके कुछ होते हैं, ये हम पिछले दो टर्म से बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वैल्यू को आप डायरेक्ट लिखें, और डायरेक्ट लिखेंगे तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, टाउ इज इक्वल्स टू, ठीक है अभी मत पूछना है कैसे, फिर भी चूँकि मैंने कहा अपने को सबको देखते हुए चलना है तो इसलिए हम बगल में लिख ज़रूर देंगे। p बराबर मैंने कितना लिया है, q डॉट 2a, और बता दूंगा इज़ डाइपोल मोमेंट। बढ़िया, पी है वैल्यू, सही कह रहे हैं आप। चले आए थोड़ा सा और आगे बढ़ें आराम से। टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा निकाल दें, पी इज इक्वल्स टू क्यू डॉट 2a, इसको आप शो कर दीजिएगा। ये आप क्या बता देंगे, इट इज़ डाइपोल मोमेंट। और अब एक लास्ट पुरानी चीज़ हमारे पास फिर से आएगी, उसको देखेंगे। हो गया सभी का इतना प्रोडक्ट, क्यू ई डॉट 2a साइन थीटा, पी साइन थीटा और क्यू डॉट 2a मैंने कहा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। अब अगली चीज़ देखें, यहाँ पर जो आपका डेरिवेशन आ रहा है पी साइन थीटा आ रहा है। अभी हम लोग जो है इस साल भी डिस्कस कर रहे थे, शुरुआत में दो तरह के वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, ए बी कॉस थीटा और ए बी साइन थीटा। पहली पहचान ये होगी कि ए बी कॉस थीटा से डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, ए बी साइन थीटा से आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। अगली पहचान मैंने कहा था लेफ़्ट पर आप चेक कर लेना, कॉस थीटा में जो रिजल्ट लाना होगा वो स्केलर रहा होगा, फॉर एग्जांपल वर्क डन। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा वो रिजल्टेंट आएगा जो वेक्टर होगा, तो आपको ये मालूम है टॉर्क वेक्टर होता है। यानी चाहे जहाँ से इस्तेमाल कर लें, इतना हमें समझ में आ जाता है। जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये जो आपकी चीज़ है काय में कन्वर्ट होगी, क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, नंबर 1। और फिर वही बात, इसका डायरेक्शन बताएगा मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल और परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसलिए नीचे आप लिखेंगे, अगले स्टेप में आगे बढ़िएगा, अगले स्टेप में आप जाएंगे इन वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म उठाओगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू, ये आपके लिए आता है वेक्टर पी और क्रॉस वेक्टर ई। दिखा दें वेक्टर फॉर्मेट में, वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। जो आप वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं तो अब एक छोटी सी लाइन और आएगी, नीचे आप बताएंगे द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू बता चुके हो, डायरेक्शन लगेगी। आगे बताइएगा डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन, डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इट इज डिसाइडेड बाई, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इट इज डिसाइडेड बाई, वही पुराना रूल हमारा, डिसाइडेड बाई मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल, एंड इट इज डिसाइडेड बाई मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ठीक,
तो ये कहानी हमारी लगभग कंप्लीट हो गई, पर अभी एंड नहीं हुई है। एंड इसलिए नहीं क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन थोड़ा और आगे तक जाता है, थोड़ा और आगे तक जहाँ तक जाएगा इसके नीचे आप बढ़िएगा कंडीशन नंबर 1, और एक कंडीशन से भी आप चूँकि पूरे आगे तक के चैप्टर्स में कंडीशंस कई बार आएंगी तो धीरे धीरे आपको याद ही हो जाएंगी। कंडीशन नंबर 1 ध्यान देखें कि आपको ऐसा नजर आ रहा है, ये जो आपके डाइपोल पर टॉर्क लग रहा है जो इसको घुमाएगा, ये टॉर्क ध्यान देखें डाइपोल पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, साथ साथ थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है कि डाइपोल आपने कैसा प्लेस किया था। फॉर एग्जांपल ध्यान देखें यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सट्रीम कंडीशंस पॉसिबल हैं, और 2 जो एक्सट्रीम कंडीशन पॉसिबल है मैं इस फिगर में दिखाता हूँ। मैं मान चलता हूँ लेट इट बी द डाइपोल। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, ये जा रही है आपके लेफ़्ट टू राइट। आपकी 2 एक्सट्रीम कंडीशन ये है कि डाइपोल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया जाए, थीटा इज इक्वल्स टू 0, और या फिर ध्यान देखना है एक्सट्रीम डाइपोल रख दिया जाए परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 90। इस थीटा की 2 लिमिटिंग कंडीशंस कौन सी होंगी, या तो आप पैरेलल कर दें 0 डिग्री पर या परपेंडिकुलर कर दें 90 डिग्री पर। सवाल आता है इन दोनों में क्या वैल्यूज़ आएंगी, तो मुझे ऐसा अंदाज़ है साइन 0 और साइन 90 की वैल्यू आपको मालूम है, तो इसलिए कोई बहुत महान काम नहीं है। कंडीशन फर्स्ट आप बताइएगा, इफ़ डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे फर्स्ट कंडीशन बताइएगा, डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0, और थीटा इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन 0 यानी कि 0, और ये भी समझ में आ रहा होगा 0। यहाँ पर हम एक छोटी चीज़ लिख देंगे मिनिमम, और अब आपको ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम का क्या होता है। पहले आप कंडीशन निकाल दें फर्स्ट वाली, डाइपोल इज पैरेलल टू फील्ड या पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा 0, देन टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे मिनिमम। और यही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, और आगे पूछता है इलस्ट्रेट द कंडीशंस फॉर बीइंग इट मिनिमम और मैक्सिमम। इसके मिनिमम या मैक्सिमम होने की कंडीशंस आपको बतानी है, और मिनिमम या मैक्सिमम होने की कंडीशन बतानी है तो मैं मिनिमम की तो मैंने बता ही दी, और ध्यान देखो तो इनडायरेक्टली मैंने मैक्सिमम की भी बता दी है, क्योंकि मैं दिखा ही रहा था या तो पैरेलल या परपेंडिकुलर। तो ऐसी कंडीशन नंबर 2 चले जाएँ, और सेकंड कंडीशन में आप बताइएगा डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल अगर आप परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो फिर आप क्या रखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और थीटा अगर आपने 90 रखा तो टाउ इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइन 90 1 होती है, टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पीई, और ये कंडीशन आपकी कौन सी कहलाएगी, ये कंडीशन कहलाएगी मैक्सिमम। तो आई होप सो ये टॉर्क का डेरिवेशन आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक मिनट में इसको रिपीट कर देता हूँ इन शॉर्ट, ध्यान से इधर देखें क्योंकि सारी कहानियाँ हमारी इसी से चलनी है, और इन कहानियों को बहुत बार कई बार आना भी है। बहुत ध्यान से इधर देखिएगा, मीटिंग एंड हो जाए बीच में तो फिर हम उसको एक बार दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मुझे ऐसा लगता है फिगर आपको साफ नज़र आ रहा होगा, जैसे ही आप कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड करेंगे, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। पहली बात हम पिछले टर्न से सीख चुके, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कहाँ होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी इसका डायरेक्शन ये हुआ। अब उल्टा इसी के बजाय ध्यान देखना, एक दूसरा चार्ज भी अपने पास है जो नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू ई, लेकिन नेगेटिव चार्ज का जो फोर्स है वो कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं। जैसे ही आपको ये दोनों फोर्स मिल जाते हैं वैसे ही आपको ये समझ में आएगा इस डाइपोल पर लग रहा है अ सेट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, एंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ लास्ट ईयर रोटेशनल मोशन,
a pair of two forces equal and opposite separated by some distance that was known as the force couple. It has a tendency to rotate the object and the turning or rotating effect वो आपके लिए कहलाता था मोमेंट ऑफ कपल या फिर आपके लिए कहलाया करता था टॉर्क। और टॉर्क हम किस फॉर्मूले से देते थे, तो अब की बार भी हम वही देंगे, एनी वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर आपने ऐसा ले लिया फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब आगे जाइएगा, फोर्स आपको मालूम है, फोर्स की वैल्यू एफ इज इक्वल्स टू क्यू ही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मैंने डिस्टेंस कितना मान लिया, एक्स। जैसे ही मानेंगे तो आपको साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि एक्स अपॉन 2a, और x अपॉन 2a जाओगे तो x इज इक्वल्स टू 2a साइन थीटा, और x इज इक्वल्स टू 2a साइन थीटा में वैल्यू रख दो क्यू ई डॉट 2a साइन थीटा, जो मैंने कहा था q और 2a ये आपका बन जाएगा डाइपोल मोमेंट। सो इट इज़ p साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपके क्रॉस प्रोडक्ट की लास्ट 3 लाइनें इंपॉर्टेंट सी लगेंगी। इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये साइन थीटा से कन्फर्म है। डायरेक्शन अब आपको प्रैक्टिसाइज हो जानी चाहिए। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर मस्ट बी डिसाइडेड बाय मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। और एक लास्ट काम, चूंकि आपका डाइपोल का जो टॉर्क है ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने कहा था आप 2 एक्सट्रीम केस ले सकते हैं। या तो आपका डाइपोल कैसा हो, ये डाइपोल हो जाए पैरेलल टू द फील्ड, और या हो जाए परपेंडिकुलर टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड का मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0, परपेंडिकुलर मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 90। तो फिर क्या होगा, टाउ इज इक्वल्स टू साइन 0 0 रख दोगे या 1 रख दोगे, तो एक बार मिनिमम हो जाएंगे और एक बार कंडीशन कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। अब मेरा अंदाज़ है ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बढ़िया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारे यहाँ पर एंड हो जाता है। अब इसी सीरीज़ में हम लेते हैं पार्ट नंबर बी, और पार्ट नंबर बी एक हेडिंग डाल दीजिएगा, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। वर्क डन इन रोटेटिंग दी डाइपोल, आराम से इस हेडिंग को डाल दें। ठीक, चलो ठीक आ रहा है मीटिंग। चलो डाल दिया हेडिंग, बढ़िया। अमन सिंह, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, इसलिए वापस इस फिगर को देखें एक सेकंड में। क्या आपको ये समझ में आता है जो हम बात कर रहे थे, जैसे ही आप इस डाइपोल को लटकाएंगे, जो मैंने आपको मैग्नेट का एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था अगर आपका कोई बार मैग्नेट ये अगर लटकाया जाए, और मीटिंग में भी कितना टाइम बचा है, ठीक है 2-3 मिनट बचे हैं, तब तक आप सुने मुझे ध्यान से, एंड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये डाइपोल मैंने कहा था जैसे ही आप लटकाएंगे डाइपोल पे 2 फोर्स काम करेंगे, रोटेट होगा। आपको ये मालूम है फोर्स भी काम कर रहे हैं, देयर इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। तो लास्ट ईयर की उस डेफिनेशन पे चले आए, वेन एवर फोर्स इज़ देयर डिस्प्लेसमेंट इज़ देयर। तो कॉन्क्लूज़न के तौर पे हम कहते हैं सम वर्क इज़ डन। तो मेरे ख्याल में यहीं पर हूँ, मैंने क्या कहा है, इस डाइपोल पर आपका एक फोर्स कपल या टॉर्क भी काम कर रहा है। ये डाइपोल रोटेट भी करेगा, और रोटेट भी करेगा, तो एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं देयर विल बी सम वर्क डन। तभी मैंने कहा था एसी के अगले सीक्वेंस में आगे की कहानी और हम अगला स्टेप जाएंगे। तो एक हेडिंग आपने डाल दी, एक सिंपल सी लाइन लिख दीजिएगा, इसमें आप लिख दीजिएगा अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस, लिख दें अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क in a uniform magnetic field. A dipole experiences a torque inside a uniform electric field.
टाउ नीचे चले जाना, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, ये आपको मालूम ही है। और आगे बढ़िएगा, इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइपोल is d theta, if the angular displacement of dipole is d theta, then work done आपका कितना होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। वर्क डन इज इक्वल्स टू, तो मालूम है वर्क डन, चलो मैं लिख देता हूँ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, पहली बार है इसलिए पूरा लिख देता हूँ। ये आपको मालूम है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ पर कितना हो जाएगा टॉर्क इनटू, फर्स्ट उसमें डेरिवेशन में बाद में आगे हम डायरेक्ट लिया करेंगे। लिख दें इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइपोल इज डी थीटा देन द वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी आप लिख देंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, और इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा क्योंकि टाउ की वैल्यू आपको मालूम थी। बढ़ जाए आराम से, एक एक स्टेप करते जाएं, मुझे बताते आइएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर थे। मैंने कहा था टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क डन होगा, और डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा टॉर्क टाउ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने लिया डी थीटा, टोटल मिला के हो जाएंगे आप पी साइन थीटा डी थीटा। और जैसे आपका पी साइन थीटा डी थीटा हो जाता है, अब अगला काम, यहाँ तक आप पहुँच गए थे, यहाँ तक लिख दें 1 सेकंड में, बस एक मिनट का और मेरे पास काम है। हैंस, या ऐसा लिख दें इफ़ अब आपको याद आएगा, इसलिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन भी एक टर्न में रिवाइज किया था। डी डब्ल्यू आप निकाल चुके हैं, पी साइन थीटा डी थीटा, ये आपका स्मॉल वर्क डन मौजूद है। अब आपको क्या चीज़ निकालनी है, हम मान चलेंगे डाइपोल आपने किसी भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक रोटेट किया है, कुछ भी 30 से लेके 40 डिग्री, 40 से 50 या 50 से 80, जहाँ भी आप रोटेट कर रहे हो, और जिस भी पोजीशन में आप रोटेट कर रहे हैं, अगर हम उसका टोटल आपका निकालना चाहें, टोटल आपका कितना आएगा, डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, देन पर ध्यान देखें, देन W इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, तो आप बहुत अच्छे से मालूम है W इज इक्वल्स टू आपका, इसका माइक हल्का सा टाइट कर देना, खिंच गया है। देन W इज इक्वल्स टू मैंने कहा कितना निकलेगा, इसी का इंटीग्रेशन होगा आपके लिए पी साइन थीटा डी थीटा। और सबसे ख़ास बात, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, आपने रोटेट किया है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो आपकी लिमिट्स क्या आएंगी, थीटा 1 से थीटा 2। क्या अभी मेरी बात समझ में आती है? टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बाद आपने लिया हुआ है थीटा 1 से लेके थीटा 2। दैट्स ऑल। इंटीग्रेशन तो हम एक लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि आपका प्रैक्टिसाइज्ड है। W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P और E आपके कॉमन हो जाएंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन अब आपको मालूम ही है, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स आप रख देंगे थीटा 1 टू थीटा 2। चलो इसके बाद यहीं कर देता हूँ, सामने दिखता रहेगा मज़े से, चलते हैं मेरे साथ साथ। इतना हिस्सा तो आप मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चाहो तो माइनस कॉमन कर लो, ज़्यादा आसानी रहेगी। तो माइनस कॉस थीटा की जगह एक बार हम रख देंगे अपर लिमिट कॉस थीटा 2, एक बार आप रखेंगे माइनस लोअर लिमिट यानी कि कॉस थीटा 1। चाहिएगा तो माइनस भी अंदर ले लें, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक छोटी चीज़ छोड़ गए थे, और वो छोड़ गए थे PE। तो आपका कितना हो जाएगा, PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो आराम से मैंने कहा अपर और लोअर लिमिट रखें, एक बार अपर लिमिट रख दीजिएगा, एक बार लोअर लिमिट रख दो, और मज़े से माइनस भी अंदर कर लो,
तो आपका फाइनल डेरिवेशन ख़त्म हो जाएगा। W इज इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक, कर दें मजे से। हो गया कंप्लीट, देख लें। ओके अब लास्ट कहानी, इसमें भी एक छोटी सी कंडीशन डाल दीजिएगा, और कंडीशन आप डाल देंगे, यहाँ डाल देता हूँ, मान चलें कंडीशन में आप डाल दीजिएगा इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन बाई एन एंगल थीटा। हम क्या मान के चल रहे हैं कि आप इनिशियल पोजीशन से इसे घुमाते हैं बाई एन एंगल थीटा। तो आपको मालूम है इनिशियल पोजीशन का मीनिंग है कि हमारा पहला थीटा कितना होगा, 0। इनिशियल पोजीशन का मतलब समझ में आ ही रहा है, कितने एंगल से घुमाया, तो जो भी थीटा 10, 20, 50 डिग्री है, तो इसका मतलब थीटा सेकंड आपका कितना हो जाएगा, थीटा। और इसीलिए इस कंडीशन में आपका W इज इक्वल्स टू निकलेगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। एक बार θ1 की जगह 0 ले लेंगे और θ2 की जगह आपने कितना ले लिया, या आपने लिया थीटा। cos 0 की वैल्यू आई होप सो आपको याद हो, और अगर यह याद है तो अगले स्टेप में हम कहाँ चले आएंगे, ये हो जाएगा आपका PE और cos 0 का मतलब आप कह देंगे 1 माइनस cos थीटा, और ये हमारे पास आ जाता है, अगर आप कहाँ से हैं, अगर आप चल रहे हैं इनिशियल पोजीशन से। और अब इसका एक लास्ट सेट और लेंगे, देख लें। अब की बार हमने क्या किया हुआ है, इसको मैं एक सेकंड में इलस्ट्रेट कर दूं। दिख गया, डाइपोल को आपने रोटेट किया है, तो वर्क डन निकाल दिया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट करके केवल इंटीग्रेट कर दिया है साइन कॉस थीटा का। इसी को हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, लेकिन अब इस ढंग से नहीं, अगले नाम से। और एक तीसरा डाल दीजिएगा पार्ट नंबर C, और पार्ट नंबर C डाल दीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और शॉर्ट में चाहो तो तुम लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो डाल दें एक सिंपल हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी पे जाओगे तो आपको एक बात याद आएगी, लास्ट ईयर हमने पोटेंशियल एनर्जी कई तरह की पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स, कई जगह हम लोगों ने पढ़ी है। और हर जगह एक चीज़ आपसे कहा जाता था, जो भी आपका वर्कडन होता है वो ऑब्जेक्ट का वर्कडन किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशन का याद दिलाता हूँ, किसी पत्थर को आप ऊपर तक ले जा रहे हैं, जितना वर्क डन आपने किया अगेंस्ट द फोर्स, वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी F इनटू H, और F कितना होगा mg, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसलिए मैंने कहा ये ओरल डेरिवेशन समझ में आता है, mgh पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। अगर वर्क डन आपका स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो आपको ये समझ में आ गया होगा हम एक ही क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा था अगर आप जो है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइपोल सस्पेंड करते हैं, तो डाइपोल सस्पेंड करने पर नंबर 1 उस पर एक डबल फोर्स लगेंगे, जो फोर्स कपल या टॉर्क कहलाएंगे। टॉर्क कितना जनरेट होगा, टाउ बराबर P साइन थीटा, टर्निंग इफेक्ट, घुमाएगा तो वर्क डन हो गया। अब सवाल आता है वर्क डन जाएगा कहाँ, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन, वर्क डन ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय, तो मतलब इट इज़ स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और यही पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। लिख दें PE ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज, आराम से लिख दें, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं लिखता भी जाऊँगा। PE ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज, क्या डेफिनेशन आप देंगे? या आप देते हैं एज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, ये आपका वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल है, ठीक। और कौन सा वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल है? फ्रॉम a standard position और स्टैंडर्ड पोजीशन हम किसे मानते हैं ये भी बता दूं। स्टैंडर्ड पोजीशन मानी जाती है परपेंडिकुलर पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन। आराम से आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या लिख दिया है? वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम ए स्टैंडर्ड पोजीशन यानी कि परपेंडिकुलर पोजीशन टू द प्रेजेंट पोजीशन। परपेंडिकुलर पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक घुमाने में जितना भी वर्क डन होगा वही डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, या उससे ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हुए जाएंगे। इसका मतलब है, ध्यान देखना, इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है। आपको मालूम है एज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कितनी होगी? ये कंफर्म हो गया, आपकी वर्क डन होती है। वर्क डन आपको मालूम ही था, ये कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर आप सिंपल में है, और रोटेशन के समय कितना हो जाता है? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये पूरा हमारा एक ही लाइन में आ जाएगा क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमें अब मालूम है। डी इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए वर्क डन के बराबर। वर्क डन यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या आप कह सकते हैं टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क की वैल्यू भी आपको मालूम ही है, पी साइन थीटा। और अब आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे मैं क्या करने वाला हूँ? हैंस, और ज़रा देखें टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी आपका टोटल वर्क डन, यही हमने पिछली बार भी किया था, लेकिन अब की बार के वर्क डन में एक ख़ास बात है, और वो ख़ास बात बहुत ध्यान रखना। वो ख़ास बात है इन रोटेटिंग फ्रॉम ए स्टैंडर्ड पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन। अब की बार हमें कहीं से कहीं नहीं घुमाना है, अब की बार हमें घुमाना है फ्रॉम परपेंडिकुलर पोजीशन यानी कि 90 टू प्रेजेंट पोजीशन। प्रेजेंट कुछ भी हो सकती है, 100, 110, 120, 130, दैट्स ऑल। और लगभग ध्यान से देखो तो दोबारा डेरिवेशन कोसाइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, वही एक बार दोनों लिमिट्स रखेंगे और एंड हो जाएगा। तो 2 लाइन 3 लाइन से ऊपर नहीं चलना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आ जाए आराम से कर दें। यू इज इक्वल्स टू कितने होंगे? ये हमने ले लिया पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, यही पिछली बार भी कर रहा था। आप कितना लेंगे? माइनस कॉस थीटा, दोनों लिमिट्स दिखा दीजिएगा, π/2 टू थीटा, ठीक। बचा हुआ पार्ट मैंने कहा मैं इस साइड निकाल देता हूँ, यानी u इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा माइनस पीई। एक बार आप कॉस थीटा की जगह थीटा अपर लिमिट रखेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस कॉस लोअर लिमिट रखिएगा यानी कि कॉस π/2। और अच्छी बात ये है कि कॉस π/2 यानी कि कॉस 90, इसकी वैल्यू आपको मालूम है ये वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। यानी आपको फाइनल आंसर क्या मिल रहा होगा? आपको फाइनल आंसर मिल रहा होता है u इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो 3 डेरिवेशंस के इम्पॉर्टेंट सेट में से तीसरा आपका कंप्लीट हो जाता है, जो मैंने कहा एग्जामिनेशन में अक्सर आते रहते हैं। निकाल दे मज़े से, मुझे लग रहा है यहाँ कहीं तक तो पहुँच ही गए थे। अगली लाइन में इंटीग्रेट कर दो, लिमिट्स रख दो, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, और cos 90 0 कर दें, यू आर गेटिंग इट। और देखें ध्यान से, अभी पिछले जो हम कहते हैं लास्ट डेरिवेशन ले रहे थे उसमें क्या कहा था? माइनस पी कॉस थीटा कहा था। साइन थीटा वाला क्रॉस प्रोडक्ट होगा, कॉस थीटा वाला डॉट प्रोडक्ट होगा,
आप कह सकते हैं और देख लें पिछली बार टॉर्क था आपका वेक्टर क्वांटिटी थी तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था। अब की बार आपकी वर्क या एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, मैंने डॉट इस्तेमाल किया है। ये फिज़िक्स की दृष्टि से हमने चेक कर लिया। मैथमेटिकली आप कह सकते हैं जहाँ कॉस थीटा है वहाँ डॉट और जहाँ साइन थीटा था वहाँ क्रॉस। तो आइदर द फिज़िक्स और द मैथ्स, जो भी आप याद रखना चाहें। अब इसमें आपको जो है दिखा दें फुर्ती से माइनस पी कॉस थीटा यानी कि माइनस पी डॉट ई। इसमें भी हम कुछ कंडीशंस लेंगे तो नीचे बढ़िएगा, नीचे आप दिखाइएगा कंडीशन नंबर फर्स्ट। और कंडीशन आपको याद आ गई होंगी, कंडीशन वही पुरानी है जो भी हम टॉर्क में ले रहे थे। टॉर्क वाली कंडीशन याद है आपका, डाइपोल पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इनको हम लेते हुए जाएंगे। एक और कंडीशन बढ़ाऊंगा, एंटी पैरेलल या अपोजिट की। पहले तो ये ध्यान दें, कंडीशन याद आ जाए, पैरेलल या परपेंडिकुलर दो तो पुरानी लेनी है। कंडीशन फर्स्ट आप जाइएगा, डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडीशन फर्स्ट आप जाएंगे, डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फिर आप बताएंगे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा u इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस 0। कॉस 0 1 होता है, तो इसका मतलब आपको मिलेगा ध्यान देखना, नेगेटिव एनर्जी ये आपके लिए कहलाएगी मिनिमम। एक और नाम से इसे जानते हैं और वो नाम कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कर दें u इज इक्वल्स टू माइनस पी, आप बताएंगे दैट इज़ द मिनिमम एनर्जी, और आप बता सकते हैं ये कैसा होगा, दैट इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि ये आपको लास्ट ईयर का याद आएगा, अगर एनर्जी नेगेटिव है, जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन द एटम, या आपको याद हो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट निकालते थे, इनके आंसर नेगेटिव आते थे और नेगेटिव में कहते थे ये कैसे इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, ये स्टेबल सिस्टम फॉर्म करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से भाग नहीं सकता, उसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहेगा। कोई दिक्कत आए तो मुझे पूछना, तो फिर मैं इसको अगले टर्न पे आराम से एक बार 10 मिनट में पिछले साल का हल्का से याद दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी फ़िलहाल हम इस टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है ना। पहली कंडीशन आपने दिखा दी थी थीटा इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही मैं एक सेकंड कंडीशन दिखा देता हूँ। सेकंड कंडीशन आप दिखाइएगा, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड बढ़िएगा, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए तो भी मालूम है थीटा इज इक्वल्स टू आप कितना लेंगे, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब थीटा इज इक्वल्स टू रखिएगा 90। थीटा 90 का मतलब क्या होगा, आपको मिलेगा u इज इक्वल्स टू पी ई कॉस 90। कॉस 90 ज़ीरो होती है, यानी u इज इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा 0। इसको मैक्सिमम मत बता देना जल्दबाजी में, कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है बोले ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, वो भूल ही जाएंगे तो 0 है, 0 थोड़ी मैक्सिमम होता है भैया, ये 0 एनर्जी कंडीशन है। इसीलिए आपने ध्यान नहीं दिया, हमने इसको स्टैंडर्ड माना था, क्योंकि स्टैंडर्ड कहाँ मानोगे, जहाँ से एनर्जी नापना स्टार्ट करोगे। और किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट कहाँ से स्टार्ट करते हो, 0 से। सामान्य सी एक स्केल जो आप तीसरी क्लास से इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसमें भी पहला नंबर क्या होता है, पहला नंबर 0 होता है। हर मेज़रमेंट 0 या ओरिजिन से तो स्टार्ट होगा, इसलिए 90 डिग्री या परपेंडिकुलर पोजीशन में 0 एनर्जी आती है, इसीलिए आप इसको स्टैंडर्ड मानते हैं। यहाँ से आगे रोटेट करने पर आप एनर्जी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने कहा ये मैक्सिमम नहीं है। पहले तो ये क्लियर कर दूँ, आदत के मुताबिक कोई लिख दे
चलें यहाँ तक दिखा दीजिएगा। परपेंडिकुलर थीटा 90, तो फिर क्या ले लें, अब अगली कंडीशन डालिएगा, इसीलिए इसमें हम एक थर्ड कंडीशन लेंगे। इफ डाइपोल इज एंटी पैरेलल और अपोजिट, इफ डाइपोल इज एंटी पैरेलल और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इज एंटी पैरेलल और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंटी पैरेलल या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर क्या होगा, तो फिर आप लेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, अपोजिट और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन थीटा इज इक्वल्स टू आपने कितना लिया 180 डिग्री आप ले लें, और 180 डिग्री अपोजिट एंटी पैरेलल मालूम ही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब u इज इक्वल्स टू होगा माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू आप कितनी रखेंगे, है कॉस 180 की वैल्यू किसी को नहीं मालूम, -1, बढ़िया बढ़िया, रख दें -1, फिर क्या बचा, जैसे ही -1 रखेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी चलो एक लाइन और लिख देता हूँ, और ज़्यादा हो तो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, वैसे तो प्लस पी लिखने की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी लिख दो, और प्लस पी लिख रहा हूँ, इसका मतलब अब ये समझ में आ गया होगा, ये होगी मैक्सिमम, और इसी को आप कहेंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दिखा दीजिएगा u इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस 180, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस इनका सेट, जिनमें से आपको एक ना एक हमेगा अपने एग्जाम में मिलता ही है। सबसे ज़्यादा मिलने वालों में से आपके रहते हैं टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। कंप्लीट कर देना, फिर इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्या सभी का इतना कंप्लीट हो गया, ऐसा चेक करें, सभी का इतना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आए कहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, चाहे जहाँ से किए जा सकते हैं। चलो कुछ सिंपल क्वेश्चंस पे पहले जाते हैं, और सिंपल पे जाएंगे तो चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। आओ, बहुत एक सामान्य सा क्वेश्चन ले रहा हूँ आप ही की शीट में से। ये आपसे कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपने 30 डिग्री पर रखा हुआ है। 30 डिग्री पर रखा होने का मतलब साफ समझ में आ रहा होगा थीटा गिवन है, और 30 डिग्री पर रखने के बाद आपसे क्या कहता है, 30 डिग्री पर रखा हुआ डाइपोल विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा था केवल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इनमें करने के लिए कुछ नहीं है। 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलॉम में इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। एक्सपीरियंसेस आर टॉर्क ऑफ दिस मच, टाउ दिया हुआ है, और जानना चाह रहा है कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। हकीकत में इस क्वेश्चन को करने का मेरा कोई मतलब ही नहीं है, तो आप खुद कर सकते थे भैया। थीटा दिया है, ई दिया हुआ है, टॉर्क दिया है, डाइपोल मोमेंट जानना चाहता है। टॉर्क का फॉर्मूला अपनी खुद की कॉपी पलटिए, 1 सेकंड पहले आपने लिखा है, सॉरी, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, और जैसे आप रखेंगे टॉर्क दे रहा है 9 × 10⁻26, पी जानना चाह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी है 10⁻⁴, और साइन थीटा, साइन हो गया 30, जो आपको मालूम है जो आपके लिए होता है 1/2। मुझे लग रहा है 10⁻⁴ से 4 कैंसिल हो जाएंगी, 10×22, और 1/2 उधर इंटू कर देना तो हो जाएंगे 18। तो कुल मिला के आप कितना कह सकते हैं, आप कह सकते हैं
और डाइपोल मोमेंट, इसकी यूनिट आप ना भूल गए हों इसलिए मैं ज़रूर लिख देता हूँ कूलॉम मीटर। कर दें मज़े से, मैंने कहा था सिंपल छोटे छोटे सवाल है, इसमें कोई बहुत बड़ा सवाल इस पार्ट से आने वाला भी नहीं है। कर दें। ठीक है, चल आए और एक बढ़ते हैं। अगली बार कह रहा है एन डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक डाइपोल काय से बना है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से बना है। यानी अब आपको इतने सवाल लगाने के बाद एक आइडिया मिल जाना चाहिए, कहीं ना कहीं ये चार्ज बताने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब डाइपोल का चार्ज कितना है 1.6 वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बाई ए डिस्टेंस दिस मच, इतना डिस्टेंस आपका बीच का दिया हुआ है। मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ठीक है ना, एक आध दो बार लिख देंगे, बाकी ओरल मामले हैं। क्यों दिख रहा है और ध्यान देखना, डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। यहाँ थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। जो चार्जेस का सेपरेशन डिस्टेंस होता है वो आप ए से नहीं 2a से लिखते हैं। और 2a कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻10 मीटर, सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस मच। ये तो डायरेक्टली दिख रहा है। E इज इक्वल्स टू, मेरे साथ ही साथ लिखते चलिएगा और पढ़ते भी जाएंगे क्वेश्चन को। E इज इक्वल्स टू क्या दे रहा है? 3 इंटू, ये m हटा दीजिएगा, m मिसप्रिंट है, 3 इंटू 10⁵ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब थीटा क्या लिखना है यार, बिल्कुल ही बच्चे थोड़ी हो। ये कह रहा है कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एंड द टॉर्क। दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, डाइपोल मोमेंट और टॉर्क। लिख दें फुर्ती से, मुझे लग रहा है डायरेक्ट आपको क्यू दिख रहा है, 2a दिख रहा है, ई दिख गई है, थीटा मैंने कहा वो इतने छोटे बच्चे नहीं हो, थीटा में लिखूं। सबसे पहला आंसर पार्ट ए क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब ये है कि आपको लिखना पड़ेगा P बराबर होगा Q डॉट 2a, और Q डॉट 2a भैया ये रहे Q और 2a, इनका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। कितना? 1.6 इंटू 10⁻19 और 2a। हाँ एक बात ध्यान रखना, 2a में कुछ लोगों की आदत होती है 2 लिख देने की, इसलिए यहाँ पर 2 मत लिख देना, बोले 2 इंटू दिस, क्योंकि 2a की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट है। ये गलती ध्यान रखिएगा, बस इसको मैंने मेंशन करा दिया। 2a आपका सीधा कितना है? 4 इंटू 10⁻10, बाकी मैंने कहा ओरल निकाल सकते हो, 10⁻19 और 10 टोटल हो जाएगा 16, 4 जा 64, ये भी कर सकते हो। तो इसलिए इसका आंसर मैं नहीं निकालूंगा। यूनिट आपको बता ही चुका हूँ, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, कूलॉम मीटर। अब पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड कह रहा है आपको निकालना है टॉर्क। ये भी आप देखें बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। टॉर्क कितना हो जाएगा? PE साइन थीटा, यानी टॉर्क इज इक्वल्स टू कितने मिलेंगे? P जो यहाँ से आ रहा था आपका कितना आ रहा था? 6.4 इंटू 10⁻29, और साथ में E आपका था 310.5, और चाहो तो साइन 30, तो साइन 30 भी लिखेंगे, सीधे ही लिख देते हैं यार अब, ठीक है ना। बाकी आधा कर लोगे, 64 का आधा हो जाएगा 3.2, 3 पॉइंट का 3 जा करोगे तो 9.6 हो जाएंगे। ओरल लिख जाते हैं 9.6 और 10 की पावर -24। इसलिए कहा ये आंसर हम लिखेंगे नहीं, हम जो लिखेंगे वो हम बता देते हैं। हम लिखेंगे टॉर्क की यूनिट जो होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि न्यूटन मीटर। ये याद रखिएगा बस, क्योंकि ये आपको आंसर में कई बार निकालनी है। कर दें आराम से, मुझे लग रहा है कितना आ रहा था, शायद 9.6 आ रहा था, और कितना आ रहा था 10 की पावर -24 ना। ठीक है, लिख दीजिएगा जो भी आ रहा हो, न्यूटन मीटर। बढ़िया, एक आध दो और क्वेश्चन कर देते हैं, और इन क्वेश्चंस को करते करते बीच में कभी मीटिंग एंड हो जाए तो जहाँ एंड हो जाए वहीं पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम उसको दोबारा रिज्वाइन नहीं करेंगे। चलें, सभी का हो गया ये कंप्लीट।
ठीक है, बाकी इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं कि हमें इन्हें बहुत ज़्यादा बताना पड़े। आए एक नेक्स्ट आप देखिएगा, अगली बार एक और क्वेश्चन में आते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री नज़र आ रहा है। थीटा इज गिवन टू यू विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेंथ, ये साफ नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेंथ यानी आपको दिया हुआ है एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, और टॉर्क की यूनिट यहाँ चेक कर लें, न्यूटन मीटर आपको दी हुई है, यानी ये हो गया हमारा टॉर्क। और कैलकुलेट द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल इज ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, और डाइपोल की लेंथ आपको मालूम है लिखी जाती है 2a से। निगाह मारें आराम से, टॉर्क दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, थीटा दिया है, चार्ज जानना चाह रहा है। टॉर्क का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, बड़े आराम से लगा दें। अब मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा इसको, इसलिए अब की बार मैं सिर्फ क्या लिखूँगा, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। चूँकि आपको इस क्वेश्चन में चार्ज और लेंथ की बात भी कर रहा है, तो मैं इस पी को थोड़ा सा और ब्रेक कर लेता हूँ। अगली बार मैं क्या लिखूँगा, टाउ इज इक्वल्स टू क्यू डॉट 2a। ये पी मैंने ब्रेक कर दिया क्योंकि चार्ज और लेंथ के लिए क्वेश्चन था, साथ में ई साइन थीटा। और जब आप जाएंगे तो केवल आपको वैल्यू रखनी है। चलें, वैल्यू रखने तक मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप कर लेंगे। टॉर्क आपको दिया हुआ है, टॉर्क इक्वल टू 8√3 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू क्यू, ये आपको निकालना है, इंटू लेंथ 4 सेंटीमीटर, छोटी छोटी सावधानियाँ, 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंटू 10⁻², और साथ में क्या होंगे आपके ई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि 4 10 5, और साथ में साइन थीटा, थीटा बोले तो साइन 60 डिग्री, जो आपकी आएगी √3/2। तो इधर का जो √3 का टेंशन है वो अपने आप वैल्यू रखते ही ख़त्म हो जाएगा। तो दिस कैलकुलेशन इज़ टू बी लेफ्ट ऑन यू, और एक आध स्टेप बाद आप निकाल सकते हैं Q इज इक्वल्स टू इतना। और जब भी Q निकालिएगा तो जो हमारे बताने लायक है वो हम बता देते हैं, आप लिखेंगे कूलॉम। चेक करें आंसर, आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लेंगे तो बस इस लाइन को नोट कर दें। कैलकुलेशन मैंने कहा घर पे आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कहोगे तो हम कर देंगे, बढ़िया। 1 इंटू 10⁻8 आस्था का आंसर है, 1 इंटू 10⁻8। अभी हाल चेक कर देते हैं, 1 सेकंड में चेक हो जाएगा। देखो साइन 60 का √3/2 से पहले तो √3 चले जाएंगे, फिर आपके जो है 2 उधर जाएगा, यानी 4 4 16 और 16 ये कैंसिल, बढ़िया। 1 तो कंफर्म हो गया, 10 की पावर -5 और -5 -10 और +2 ये हो गया 10⁻⁻8। आप सही हैं, बढ़िया, वेल, बिल्कुल सही जवाब है आस्था का, एकदम सही। आ जाए ऐसे ही क्वेश्चन नीट 2016 में भी आ जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन से इस बेसिस पे लिए गए हो। नीट 2016 क्या कहता था क्वेश्चन, आप देखें ज़रा ध्यान से, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन, यही जो हम लोग कर रहे थे वही पुराने क्वेश्चन था। ध्यान से देखो, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था जो अभी हमने पीछे किया हुआ है, केवल डिजिट बदल गई हैं। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस मच, ये 10⁻5 है, और नीचे प्रिंट हो गया, उसको 10⁻5 कर लीजिएगा। एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क 4 न्यूटन मीटर, द चार्ज ऑन द डाइपोल, जबकि डाइपोल की लेंथ आपको दे रहा है 2 सेंटीमीटर। देख लो पिछला एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, क्या करना था,
जो मैंने कहा था एक बार लिख देता हूँ, चलो निकाल लेना, इसलिए तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दिया है, ठीक है ना। यही आपको फिर से करना था, टाउ बराबर पी साइन थीटा, यानी टाउ इज इक्वल्स टू कितना होगा क्यू डॉट 2a और साथ में आपकी ई और मैंने कहा साइन थीटा। इसलिए आपसे कह रहा हूँ जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ उनको ध्यान से करते जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेम टू सेम न्यूमेरिकल लगभग वो आपके पुराने एग्जामिनेशंस में भी आए हुए हैं उसी टाइप के, मेरा ख्याल है आप कर सकते हो। टाउ दिए हुआ है कितना, टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, चार्ज आपसे जानना चाह रहा है, लेंथ 2a आपको दी होगी 2 सेंटीमीटर, ये हो गए 2, ये हो गए सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ और थीटा साइन थीटा और आसान दी है 30 डिग्री, ख़त्म, 1/2 हो जाएगी। देखें ज़रा क्या किसी को लगता है कौन सा ऑप्शन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा? देखें ज़रा फुर्ती से चेक करके, कोई सा आंसर नज़र आ रहा हो तो। 2 दूनी 4 तो मुझे डायरेक्ट कैंसिल होते दिख रहे हैं। बढ़िया, कौन सा आंसर बता रहे हैं? सी, और पूजा का कहना है सी। बढ़िया, सभी का सी, तीसरा सही है, बढ़िया, वेल डन। हिमांशु और पूजा, सौम्या, आस्था, अनामिका, रूपांशी, बढ़िया। और किसी नाम छूट गया हो तो गुस्सा नहीं होना, सौम्या है ना। हाँ, एक आध नाराज है, हमारा नाम तो लिए ही नहीं। सही कह रहे हैं, 2 यहाँ से, एक 2 यहीं से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 बचेंगे, 5 - 2 -3 बचेंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 मिली कूलॉम। आप सही हैं। ज़रा देखें और बड़े स्तर पे जाते हैं, थोड़ा एम्स तक चले जाते हैं। चलो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ही मैं आपको बताऊंगा अगले टर्न पे। ये नीट 2004, नीट जो उस समय हुआ करता था ऑल इंडिया पीएमटी के नाम से, केवल दिखा देते हैं। मैग्नीट्यूड इतना दिया है, चार्ज क्यू डाइपोल प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैलकुलेट द फोर्स ऑन और पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने कैसा रखा है इसको, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड का मतलब समझ में आ रहा होगा, पैरेलल रखोगे तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, 0। और पैरेलल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, पैरेलल में पोटेंशियल एनर्जी आती है -P, तुम्हारे पास लिखा है, पीछे भी तुम निकाल चुके हो, और -P यानी कि मिनिमम। तो मैंने कहा इसलिए का आराम से चेक कर सकते हो, कहीं कोई ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये आपके छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस, इनको हम अब अगले टर्न पे कंप्लीट कर देंगे। इसी से रिलेटेड हम डाइपोल के कुछ सवाल आपको कराएंगे। उसके पहले कल शाम यानी कल रात आप जो है, कल रात 8 बजे कोई विशेष प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं, कल रात 8 बजे आपका होगा छोटा सा टेस्ट, और ये टेस्ट रहेगा आपका ऑनलाइन MCQ ऑन दी अश्वमेध क्लासेस ऐप। तो कैसे देना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। जैसे ही मैं इस टेस्ट को यहाँ से अलॉट करूँगा 8 बजे, आपका जो ऐप है उसमें जब आप स्क्रॉल करते हैं ऊपर टेस्ट का सेक्शन आता है, उसमें जाके आप देखेंगे ट्राई अटेम्प्ट द टेस्ट के नाम से आता है ग्रीन कलर में, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट खुल जाएंगे। बाकी मार्किंग आपको आती है ABCD करना, ठीक है ना। चलें इस टेस्ट को कल दे दें ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज फिर इस टर्न में ख़त्म करके अगले वीक में आपका टेस्ट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, उसमें भी आपको टाइम देंगे आराम से पढ़ने का, और इस वीक में फिर हम अगले चैप्टर ख़त्म भी कर लेंगे, ठीक है। चलें रिकॉर्डिंग इसको ऑफ कर दें, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें आराम से।